मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर दाऊदपुर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत आज स्नातक के छात्रों को संघीय कार्यपालिका के अधीन राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। भारत का जो स्वरूप है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय सरकार की स्थापना है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रधान तथा अध्यक्ष होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारतीय संघ में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह ब्रिटिश सम्राट जैसी है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो स्थान ब्रिटिश संविधान में सम्राट को है। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है पर राष्ट्र पर शासन नहीं करता। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का प्रतीक है तथा प्रशासन में उसका स्थान अनौपचारिक प्रधान के रूप में होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 यह बतलाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में भारतीय संविधान यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उसके निर्वाचन के लिए, उसकी पदावधि के लिए, उसकी पदच्युति के लिए तथा भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों और उसके संकटकालीन अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख भारतीय संविधान में कर दिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए
उसकी अर्हताएं निर्धारित की हैं। भारतीय अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनकी निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी स्थानीय प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं हो, लाभ का पद का नियम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघीय सरकारों के मंत्रियों पर लागू नहीं होता है। ऐसे ही उपबंध भी किए गए हैं। अगली अर्हता के रूप में वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाता है तो उसे संसद या राज्य के विधानमंडल के सदस्य से त्यागपत्र देना पड़ता है या राष्ट्रपति के पद ग्रहण के साथ ही उसकी सदस्यता संसद से या विधानमंडल जिसका वह सदस्य है समाप्त समझी जाती है। इन योग्यताओं से भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो जाता था। बहुत सारे लोग अपने नाम के लिए राष्ट्रपति पद को मजाक बनाने के लिए उम्मीदवार बन जाते थे। इन दोषों को दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम जो संविधान का 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा इस दोष को दूर करने का उपाय किया गया। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही साथ जमानत के रूप में 15,000 रुपये
भी जमा होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति पद पर जितनी बार चाहे निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की रीति को भी बड़ा ही जटिल बनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली के अनुरूप ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे, ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसमें जो मनोनीत सदस्य, आपको हम बता दें कि इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा गूढ़ सलाका विधि के द्वारा होगा। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा अनुच्छेद 55 में की गई है। इस एकल संक्रमणीय मत और अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा गूढ़ सलाका के लिए एक सूत्र बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के लिए उसके मतों की संख्या निर्धारित की जाती है। इसमें जो न्यूनतम कोटा होता है वह राज्य की जो जनसंख्या है उसमें विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें भाग देकर 1/1000 से फिर भाग देकर जोड़ दिया जाता है। यदि किसी सदस्य का न्यूनतम कोटा आधे से कम आता है उसके भागफल से, तो उसे छोड़ दिया जाता है, और आधे से अधिक आता है तो उसकी संख्या में
एक मत जोड़ दिया जाता है। यही विधि संसद के सदस्य के रूप में मतों की संख्या के लिए की जाती है। इसमें जो राज्य के जितने भी विधानसभाओं के मतों की संख्या होती है, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। भाग देने के बाद यदि 500 से कम भागफल होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और 500 से ऊपर होता है तो उस सदस्य के मत संख्या में एक प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि जो ये सदस्य, चाहे वह विधानमंडल के हों, चाहे संसद के निर्वाचित सदस्य हों, सभी राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए श्रेणी के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। योग्यता के रूप में, वरीयता के रूप में अपना मत प्रदान करते हैं। इन मतों में जिनको सबसे नीचे का मत प्राप्त होता है, सबसे कम मत प्राप्त होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है तब तक जब तक कि प्रथम वरीयता का मत आधा से अधिक निर्वाचित होने वाले सदस्य को प्राप्त न हो जाए। यह विधि निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या, निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या नीचे से घटती जाती है, और जो सबसे ज्यादा मत लाते हैं वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार माने जाते हैं। राष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए होता है। जब से राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण करता है, उसी दिन से वह 5 सालों तक उस पर बना रह सकता है। लेकिन अपने निर्धारित कार्यकाल के समाप्ति पर भी भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। एक बार निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कितनी बार भी राष्ट्रपति हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध भारतीय संविधान के द्वारा नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति के वेतन एवं जो भत्ते हैं वह समय समय पर बढ़ाए जाते हैं। $218 के बजट में राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए
जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है तो वह शपथ लेता है, ओथ लेता है। पद ग्रहण के पूर्व भारत के जो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनके समक्ष वह विहित प्रपत्र में शपथ लेता है और शपथ ग्रहण के पश्चात वह भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय प्रजातंत्र का, भारतीय प्रशासन तंत्र का केंद्र बिंदु है। भारत के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से इंग्लैंड के सम्राट को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं, वैसी ही कुछ उन्मुक्तियां भारत के राष्ट्रपति को भी प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति जो है भारत का, वह शासन के कार्यों के प्रति किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं हो सकता। उसे न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही कारावास भेजा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में राष्ट्रपति के विरुद्ध दंड विधि की कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती है। यदि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद के समय के पूर्व हटाने की बात हो तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाकर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जो प्रस्तावित आरोप हैं वह एक संकल्प के रूप में न हो। कम से कम 14 दिन के बाद लिखित सूचना देने के बाद उसे प्रस्तुत न किया गया हो। उस संकल्प में सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित न कर दिया गया हो। जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जा चुका होता है, तब दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। जांच या तो सदन स्वयं करेगा या स्वयं न्यायालय
या न्यायाधिकरण के द्वारा कराएगा, जो वह सदन निर्दिष्ट करता है। इस जांच में राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होकर या वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। यदि जांच के बाद वह सदन अपनी सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति के पद की पदावधि के समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए नए निर्वाचन पदावधि को समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में उल्लेखित है। परंतु राष्ट्रपति अपनी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक उस पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। यदि राष्ट्रपति का पद, उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटने या अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है, तो इसके लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को अपने अधिकार एवं कार्यों के अतिरिक्त उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिनकी हम चर्चा अगले पाठ में करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके शपथ, उसकी पदावधि और उस महाभियोग की प्रक्रिया संबंधी जानकारियों से हमने आपको आज लाभान्वित किया। उम्मीद है कि हमारे इस व्याख्यान से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगले वीडियोज में हम राष्ट्र